आज के लेक्चर में हम लोग जो फ्रिक्शन टॉपिक था उसके एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और देख लेंगे जो अक्सर लैडर वाले क्वेश्चन आते हैं, सीढ़ी वाले। उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म। बाकी बेसिक तो क्वेश्चन लगवा चुका हूँ पहले ही। ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, वैसे उतना कठिन नहीं है। मैकेनिक्स में उतना कुछ कठिन जैसा ज़्यादा है ही नहीं। न्यूमेरिकल्स और आगे टफ टफ मिलने वाले हैं अगले कुछ सेमेस्टर में आपको। लेकिन मैकेनिक्स में यदि आप बेसिक आपको जो पीछे चैप्टर है वो पढ़े हैं, मोमेंट और फोर्स, तो मैकेनिक्स वैसे भी क्लियर है। इक्विलिब्रियम का खास यूज होता है इन दोनों। क्वेश्चन हमारे पास, उसके बाद आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुरू होगा और मशीन, दो चैप्टर हो जाएंगे। इसी मंथ में आपका खत्म हो जाएगा पूरा मैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद रिवीजन के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम है, बिंदास आप पढ़ते रहिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपकी बुक से ही क्वेश्चन उठाया गया है, तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। कह रहा है कि एक सीढ़ी जिसका एक सिरा रुक्ष फर्श पर तथा दूसरा सिरा ऊर्ध्वाधर चिकनी दीवार के सहारे है। मतलब एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है जिसका एक सिरा जो है ना, सीढ़ी का मतलब लैडर समझिए, ऐसे जिस पर आप दीवार उवाल पे चढ़ने के लिए नहीं बांस की सीढ़ी लगाते हैं या फिर लोहे वाली सीढ़ी लगाते हैं, वो क्या ऐसे सीढ़ी है। और ये किसी दीवार पर ऐसे जो है वो टिकी हुई है, दीवार पर ऐसे टिकी हुई है ये सीढ़ी। और इस स्थिति में ये जमीन पर भी ऐसे एक तरफ होगी, ये जमीन पर ऐसे है और उधर दीवार पर है। इस स्थिति में ये जमीन है और ये जमीन की सतह रुक्ष है, तभी रुकेगा नहीं, सरक जाएगा। और दीवार चिकनी है, यानी कह रहा है कि एक सीढ़ी यानी एक लैडर जिसका एक सिरा यानी एक एंड रुक्ष सतह पे यानी खुरदुरे सतह पे रुका तथा दूसरा सिरा एक वर्टिकल स्मूथ वॉल के सहारे टिका हुआ है। अच्छा, जब सीढ़ी इस पर टिकेगी ना तो दो बातें होंगी। पहली बात कि जब सीढ़ी इस पर लगेगी तो सीढ़ी इस पर टिकेगी तो अंदर से एक फोर्स इस पर इधर की तरफ काम करेगा, रिएक्शन। और रिएक्शन को मान लीजिए वो रिएक्शन क्या है, R1 है। जैसे आप कहीं पर ऐसे टिकाएंगे तो ये दीवार को धक्का दे रहा होगा तो दीवार भी तो रोका है तो अंदर से बल देगा, तो ये रिएक्शन फोर्स है R1। और एक जो नीचे से यहाँ पे टिका हुआ है तो एक रिएक्शन ऊपर की तरफ यहां से लगेगा और मान लीजिए कि ये कितना है, R2 है। ये दो बातें, जब भी कोई सीढ़ी टिकती है तो ये दो चीजें तो तय है कि होती ही होती हैं। उसके अलावा बोला है कि सीढ़ी चिकन सहारे, सीढ़ी सीमांत संतुलन में है। सीमांत मतलब कि बस सीढ़ी जो है एकदम इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और सीढ़ी का और कौन से, इस सीढ़ी पे कौन कौन से बल, एक तो इधर की तरफ दीवार इसको सीढ़ी को संभाल रहा है। और ये रीजन कि इस सीढ़ी का अपना कुछ ना कुछ वेट है। सीढ़ी का अपना वेट जो है वो W है और वो W मान लीजिए नीचे काम कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है ऐसी स्थिति में कि कुछ आदमी भी इस पर खड़े हो सकते हैं, इस पर कोई आदमी भी सीढ़ी पर खड़ा हो सकता है, इस चीज का ध्यान रहे। तो ये R1 है, ये R2 है, ये W, इतनी चीजें तो कम से कम कार्य कर रही हैं। अच्छा, एक चीज और है, जब R2 इधर लग रहा है रिएक्शन तो क्यों ये W नीचे लग रहा होगा तो उसको रोक रहा होगा R2, तो बड़ी अच्छी बात है। यानी R2 और W ये तो ऊर्ध्वाधर बल कैंसिल हो गए, लेकिन हाई जो दीवार का इधर लग रहा होगा सीढ़ी को इधर धक्का देने वाला, तो फिर भाई नीचे सीढ़ी को इधर से भी एक फोर्स चाहिए ना जो बैलेंस करे। अब बैलेंस करने के लिए भाई सीढ़ी इधर फिसल जाती, लेकिन इसको कौन रोकेगा, रुक्षता। रुक्षता यानी घर्षण बल, और घर्षण बल आप जानते हैं क्या होता है, म्यू इंटू आर। घर्षण बल कितना होता है, म्यू इंटू आर। तो हमसे पूछा क्या है, यदि फर्श और सीढ़ी के मध्य, फर्श और सीढ़ी के मध्य घर्षण गुणांक म्यू हो तो सिद्ध कीजिए कि ऊर्ध्वाधर के साथ, ये गलत लिखा था, ऊर्ध्वाधर के साथ सीढ़ी का झुकाव कोण कितना है। ऊर्ध्वाधर के साथ सीढ़ी का झुकाव कोण थीटा मान लेते हैं हम लोग कि थीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि थीटा जो है इतना ही होगा, tan इनवर्स 2 म्यू होगा। ये सिद्ध करना है हमें, ऐसा ऐसा बोला है और हमें सिद्ध करना है। तो हम देख लेते हैं सिद्ध करने के लिए हमें क्या, हमें बस वही एंगल क्या निकालना है, वही एंगल हमको थीटा निकाल लेना है। अभी जो जो बोला है उसके अनुसार हमने डायग्राम बनाया है। और इसमें सबसे पहले हम लोग सीढ़ी यदि सीमांत संतुलन यानी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो ये सब टर्म नहीं जानते हैं, तो फिर बात हिंदी इंग्लिश की नहीं है, बात है कि आपको लिमिटिंग इक्विलिब्रियम नहीं पता है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के लिए पीछे बताया हूं कि उस पर सभी बलों का योग शून्य होगा और सभी घूर्णों का योग शून्य होगा, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स एंड फोर्सेस इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? यानी इस स्थिति में मैं ये कह सकता हूं, सिंस सिंस यानी अब देखिए सॉल्यूशन मैं इंग्लिश में कर रहा हूं तो फिर कहेंगे सर हिंदी इंग्लिश थोड़ा समझिए। सिंस मतलब होता है चूंकि, सिंस लैडर यानी सीढ़ी, लैडर इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लैडर इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम,
लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लैडर क्या है? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। तो उस स्थिति में लैडर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो उस स्थिति में मैं कह सकता हूं कि इसलिए समेशन ऑफ एफ वाई बराबर क्या है? 0। यानी सभी वर्टिकल फोर्सेस का जो सम है वो 0 होगा। इसका मतलब R1 पहले वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। R2 ऊपर है, W नीचे है, तो इसको माइनस में ले लेते हैं, बराबर 0। यानी R2 बराबर हम साफ सुथरा कह सकते हैं कि 0 होगा। R2 0 होगा। R2 ही फर्श पर रिएक्शन है, यानी R2 आपका 0 होगा, पहली बार क्लियर है। और हॉरिजॉन्टल से यानी समेशन ऑफ, भाई सीढ़ी ऊपर नीचे से तो बैलेंस हो गई, दाएं बाएं से और मोमेंट में 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं, तीनों लगाने पड़ेंगे, तभी आपको कुछ ना कुछ निकला है। समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर यदि हम लोग 0 करें तो कहेंगे उधर से लग रहा है R1 उधर से इधर से रोकने के लिए है इसको। भाई कोई चीज, एक बल अगर खाली लगा होता तो सीढ़ी भाग जाती, वो रुकी है, इसका मतलब कोई और उसको रोक रहा है और वो यहीं से रुकता है, नहीं तो सरक जाता। वो कितना है? R1 माइनस म्यू आर बराबर हम लोग कहेंगे क्या? 0। यानी R1 बराबर किसके है? म्यू इंटू आर के, सॉरी म्यू इंटू R2 के, सॉरी, क्योंकि कहेंगे म्यू इस पर रिएक्शन इस पॉइंट पर घर्षण कितना होगा? भाई नॉर्मल रिएक्शन इंटू म्यू, तो ये R2 होगा, म्यू R2। F बराबर म्यू R2, क्योंकि जमीन वाला रिएक्शन R2 लिया, तो R1 बराबर म्यू R2 है। ये क्लियर है, आप जो मानेंगे वो होगा। यानी R1 माइनस म्यू R2 बराबर 0। और ये म्यू R2 क्यों लिए हैं सर? अरे यार तुम जानते हो कि कहीं पर लगने वाला घर्षण बल रिएक्शन और म्यू के गुणनफल के बराबर होता है, सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ से यही हो जाएगा, यही चीज से हम लोग करेंगे क्या? ये R2 है तो ये म्यू R2 का फोर्स इधर लगेगा। यानी साफ सुथरे शब्दों में कहें यहाँ पे, हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें थीटा के लिए थोड़ा सा मोमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, मोमेंट का। तो अब लोग देखिए, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और समेशन ऑफ मोमेंट, और यहीं से मोमेंट से ही कहानी बदलेगी। क्यों? क्योंकि R1 का वैल्यू हमको ये पता चल चुका है और R2 का वैल्यू W है। तो असल में हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, चूंकि R2 बराबर W है तो हम लोग R1 बराबर लिख सकते हैं म्यू इंटू W भी लिख सकते हैं, जो कि सीढ़ी का क्या है? अपना वेट है। ठीक है, बात एक ही है, म्यू R2 लिखे और R2 बराबर W है, वहीं से लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं तीसरा कि समेशन M बराबर 0, क्योंकि देखो ना सीढ़ी इधर जा रही है ना इधर जा रही है, ना ऊपर जा रही है नीचे, और ना तो रोटेट करके घूम रही है, तो रोटेशनल भी तो है। हो सकता है कि सीढ़ी, अभी देखो होना को ये भी हो सकता है कि ये दोनों मिलकर सीढ़ी को घुमा दें, लेकिन फिर वो आर रोकेगा ना। तो आर, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे हम इसका नाम दे दें इसको, तो मैं लिख सकता हूँ कि सीढ़ी का ये पॉइंट ए, ये दीवार का नीचे ये वाला सी पर रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वो वाला। तो मैं समेशन ऑफ एम बराबर जब 0 करूंगा तो ए पॉइंट पर सबका मोमेंट ले लूंगा, सभी का मोमेंट लेने पर, टेकिंग मोमेंट एट ए, यानी ए पर सबका मोमेंट लेने पर। लीजिए जरा ए पर सबका मोमेंट, तो कहेंगे ए के अबाउट, हम लोग बारी बारी से, पहले ए के अबाउट कई फोर्सेस इस सीढ़ी पे हैं, सबका ए पर मोमेंट, जो उसी पॉइंट पर लग रहे हैं उसका क्या मोमेंट? R2 का कोई मोमेंट होगा तो हम लिखेंगे R2 इंटू 0। फिर एक F, ये वाला F लग रहा है तो F भी उसी पर लग रहा है, उसी पॉइंट पर, चाहे प्लस चाहे माइनस, हालांकि R2 और F दोनों इस पॉइंट पर, ये इधर घुमा रहा है ये इधर, तो कायदे से इसको लेना चाहिए माइनस, इसको प्लस नहीं है तो इसको माइनस, यानी ये ऐसे लेता इधर की तरफ मोमेंट लेता, तो हम ये कह सकते हैं, देखो इस पर खुद का ना इधर की तरफ उधर की तरफ होता नहीं, तो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि ये तुमको यहाँ दिख रहा है, इस पर लगेगा तो तुम जान ही नहीं पाओगे कि बिंदु उधर है कि इधर है, उसी बिंदु पर ही है, अबिंदु की तरफ घूमना होता है। इसी पॉइंट से अगर इधर कोई फोर्स निकला, इसी पर लग रहा है, तो किधर घूमेगा क्या पता। तो कहने का मतलब R2 इंटू 0, F यानी उसका भी 0। अब और कौन से फोर्स? एक W लग रहा है, W इससे कितनी दूरी पर है? मान लो देखो ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा। और मैं तुमको बता दूं, यहाँ से ए से इस पॉइंट को मान लो तुम ABC हो चुका है तो D। एक चीज ध्यान रखना, जो ये फोर्स लग रहा है ना इधर की तरफ W, ए से AD दूरी पर है, यानी अगर W वाला मोमेंट को हम लोग AD ले लें, कैसे? W ए पॉइंट से AD दूरी पर काम कर रहा है, देख लो ए पॉइंट से कितनी दूरी पर है फोर्स? अरे लंबवत दूरी लेते हैं, ध्यान रखना, बल की क्रिया रेखा से बिंदु की लंबवत दूरी, यानी जो फोर्स लगा W
नीचे वो एडी दूरी पर लग रहा है, और ये निश्चित रूप से क्लॉकवाइज है भैया। भाई आर तो ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज है ना, और ये जो आर है इसकी क्रिया रेखा आगे बढ़ाएंगे तो ये इस ए से कितनी दूरी पर है, तो कहेंगे बीसी के बराबर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि W इंटू एडी यदि हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव, तो भाई R1 इंटू हम लोग BC इसको हम लोग निगेटिव, W फोर्स लग गया, R1 लग गया, R2 लग गया, F लग गया, और सब मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। यानी यहीं से वैल्यू हम लोग की जो आएगी वो क्या आएगी, तो ये दोनों तो खत्म हो गए 0। यहां से W इंटू एडी बराबर W इंटू एडी बराबर होगा R1 इंटू। इतनी बात आपको समझ में आई यहां से कि भाई ये होगा। अब कहेंगे सर एडी बराबर, एडी जो आप लिखे हैं उसको सर किसी और टर्म में बताइए। एडी को हम कुछ और भी लिख सकते हैं, एडी का मतलब वो डिस्टेंस एडी हम लोग कुछ और लिख सकते हैं। तो भाई ये सीढ़ी का अपना वेट सीढ़ी की आधी लंबाई पर काम करता है। यहां से यहां तक सीढ़ी की लंबाई डी है, इसको मान लो, इस पॉइंट को ई मान लो, इस पॉइंट को ई मान लो। यानी ए से ई तक की दूरी पता हो और ये पता हो तो आपको पता चल जाएगा ना। अगर इसमें और इसमें संबंध देखें यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं इस थीटा बराबर, हम लोग अगर साइन ले लें तो हमको पता होगा एडी साइन थीटा बराबर, यदि हम लोग लें इस एंगल से दिस बाई दिस होगा, यानी होगा एडी बाई ए होगा। यानी यहां से एडी बराबर यदि हम लोग लेते हैं, एडी बराबर तो होगा ए ई साइन थीटा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एडी बराबर ए ई साइन थीटा होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ए ई कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ए सी बाई 2 है, ए सी का आधा है ए ई। यानी ये भी कह सकते हैं इसको हम लोग एडी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए सी बाई 2 साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इसी डायग्राम से ये सब मैं लिख रहा हूँ, ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग BC का वैल्यू तो देख ही रहे हैं, और उस थीटा से लेंगे यदि तो ये पूरा और ये पूरा आएगा। थीटा अगर यहाँ से लेते हैं बड़ा वाला तो ये भी थीटा है, तो ये आधे में खेल गया है दिस बाई दिस, तो ये वाला तो भाई ए बी बटा ए सी होगा, पूरा होगा ना, ध्यान से देख लो। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग BC की वैल्यू कितनी लेंगे, देख लो यहाँ से थीटा की वैल्यू, BC की वैल्यू। अब एक और टर्म हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं क्या, अच्छा ये AD का वैल्यू आया। अब इस बड़े ट्रायंगल में ABC में सोचें, ये हमने ट्रायंगल लिया, ये जो हमने इतनी बात करी है वो ट्रायंगल ADE में किया है। लेकिन यदि हम लोग ट्रायंगल ABC ले लें तो भाई साइन थीटा बराबर यदि हम लोग लेते हैं, कॉस थीटा बराबर एक्चुअली लो, क्योंकि हमें कॉस की जरूरत, कॉस थीटा बराबर यदि हम लोग लेते हैं ये आधार बटा कर्ण, आधार मतलब BC बटा कर्ण मतलब AC यहां से BC बराबर आया, BC बराबर AC कॉस थीटा। ये ध्यान रखना हमारे पास दो वैल्यू मिली है, एक AD का मिला है और एक BC का मिला है। हम ये वैल्यू सारी पुट करने जा रहे हैं यहाँ पे, कैसे, उसी से आया है। यहां से देख लेना जरा, ये तो खत्म होके दोनों 0 हो गए, चलो इसको खत्म 0, इसको खत्म, W इंटू एडी को हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा ये इधर है हम उसको उधर भेज रहे हैं, और ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। W इंटू एडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी का वैल्यू मिला है तो लिखेंगे W इंटू एडी का वैल्यू है AC बाई 2 साइन थीटा बराबर R1 का वैल्यू, R1 देखो इधर की तरफ लग रहा था ऊपर से, इसको बैलेंस, यानी R1 बराबर हम निकाल चुके हैं म्यू इंटू डब्ल्यू होता है, देखो यहीं से निकाले थे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू डब्ल्यू, ये R1 हो गया। अब BC का वैल्यू अभी निकाले हैं AC कॉस थीटा। अब एक चीज बताना जरा, यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू तो निकालनी थी, तो यहाँ से W से इधर का W कैंसिल, और हम लोग लिखे यदि यहाँ पे साइन थीटा और उधर से ला दे कॉस थीटा, तो ये कितना आता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ से देखो AC से उधर का AC भी कैंसिल, तो ये 2 उधर चला जाएगा पूरा, 2 इंटू म्यू। अब यहाँ से पता चला हमको कि सर ये साइन थीटा कॉस थीटा तो टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर सर 2 म्यू है, तो सर थीटा बराबर कितना होगा, ऊर्ध्वाधर से जो कोण था थीटा, तो मैं कहूँगा टेन इनवर्स, से उधर चला गया ना, क्या हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था कि भाई अगर ये जैसा कंडीशन दिया है उस आधार पे ऊर्ध्वाधर से कोण टेन इनवर्स 2 म्यू होगा, यही हमको प्रूफ करना था। देख लीजिए सीढ़ी का झुकाव कोण टेन इनवर्स 2 म्यू है,
यूपीबीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सब थोड़ा सा उलझाऊ टाइप का लग सकता है शुरू में, बट परेशान मत होइए, आप ध्यान से सुनेंगे। एक वीडियो अगर एक बार कई बार दिक्कत दे दोबारा सुन लीजिए, देख लीजिए। क्योंकि सीढ़ी सीमांत अवस्था में है, सीमांत संतुलन में, इसलिए सभी ऊर्ध्वाधर बलों का योग शून्य होगा, सभी क्षैतिज बलों का योग शून्य होगा, और फिर सभी मोमेंट का योग भी शून्य होगा। और बाकी हमने यूज किया कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का, जिससे थीटा के वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली। तो ये लैडर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था, आसान वाला क्वेश्चन था इसको हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इस पर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर नहीं खड़ा है, नहीं तो उसका भी बाहर काम करता। देखो बेसिक यही है कि जब जब कोई सीढ़ी संतुलन में होगी, एक निश्चित काम होगा कि भाई उस पर जितने बल लग रहेंगे सबका अलजेब्रिक सम शून्य आएगा हर दिशा में। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमारे पास ये दे दिया, एक सीढ़ी ए बी, एक सीढ़ी हमको बोला कि ये ए बी है, एक सीढ़ी मान लीजिए, एक सीढ़ी हमसे बोल दिया कि ए बी है जो 3 मीटर लंबी है तथा उसका भार 180 न्यूटन है। इसमें डाटा डाटा बोल दिया। एक सीढ़ी जो है वो क्या है, 3 मीटर लंबी है, एक सीढ़ी जो है वो 3 मीटर लंबी है और उसका भार 180 न्यूटन है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि चलो भैया हम सीढ़ी बना ही लेते हैं। हालांकि 3 मीटर लंबी है, चलिए सीढ़ी 3 मीटर लंबी हो गई, और ये जमीन पर जाहिर सी बात है ऐसे टिकी होगी, ऐसे इस टाइप से जमीन पर टिकी होगी, और ये दीवार उवाल पे ऐसे रुका होगा, ठीक है ना। सीढ़ी 3 मीटर क्या है, लंबी है, उसका भार 180 न्यूटन। सीढ़ी का खुद का भार ठीक बीच में काम करेगा, और यहाँ पे और उधर, हाँ, और ये 180 न्यूटन यहाँ पे काम कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, जो बोल रहा है पहले वही कर रहा है। यह दीवार के सहारे फर्श से 60 डिग्री के कोण बनाते हुए इस तरह से टिकी है, फर्श से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इस तरह से टिकी हुई है कि सिरा ए फर्श पर है, सिरा ए फर्श पर है, और मान लो दूसरा सिरा बी यहाँ पे है, ठीक है ना। बी और बी दीवार पे है, ठीक है। दीवार और सीढ़ी के मध्य घर्षण गुणांक 0.25। दीवार और सीढ़ी के बीच, यानी एक चीज ध्यान रखना कि जब ये सीढ़ी नीचे सरकेगी ना तो एक घर्षण इस पर ऊपर काम करेगा, और वो होगा वो म्यू इंटू आर होगा। भाई रिएक्शन तो इधर काम कर रहा होगा, अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम पाओगे सर इस दीवार पर टिकी होगी तो यहाँ पर एक रिएक्शन काम कर रहा होगा, और मान लेते हैं सर वो रिएक्शन क्या है, R1 है। तो भाई यहाँ पर घर्षण गुणांक जो F काम कर रहा होगा वो ये देखो, कहीं भी फ्रिक्शन रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू R1, म्यू इंटू क्या होगा, R1 होगा। और म्यू कितना है, तो कहेंगे सर दीवार दीवार और सीढ़ी के मध्य 0.25, यानी असल में F जो होगा, जो ऊपर काम कर रहा है, रोक रहा है सीढ़ी को फिसलने से, वो 0.25 इंटू ये रिएक्शन जो भी होगा R1 उसके बराबर होगा। डायग्राम देखो, यदि बनाते चलोगे तो कहानी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ये इसको रोक रहा है फिसलने से, कह रहा तथा फर्श और सीढ़ी के मध्य घर्षण गुणांक 0.35, यानी यहाँ पर घर्षण गुणांक यानी म्यू, जो कि सीढ़ी इधर जा रही थी तो इधर की तरफ लग के रोक रहा था, वो फोर्स जो है ना, मान लो यहाँ से, और यहाँ पर रिएक्शन को मैं फिर से वही मान रहा हूँ, ये रिएक्शन क्या है, R2 है। तो यहाँ वाला जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स F2, इसको F1 कर दीजिए उधर की तरफ। F1 कितना होगा, तो कहेंगे सर यहाँ वाला म्यू और रिएक्शन, यहाँ वाला म्यू 0.35 है, और इंटू सर ये R2 के बराबर इधर फोर्स लग रहा है। समझना बात, एक रिएक्शन फोर्स उधर, एक इधर, एक अब सीढ़ी का अपना फोर्स 180 न्यूटन। सीढ़ी के स्वयं के भार के अतिरिक्त उसे सिरे बी पर 902 न्यूटन के आदमी को भी सहारना है, यानी 902 न्यूटन का एक आदमी वो भी ऊपर से बी पर खड़ा है, यानी यहाँ पर एक आदमी नीचे खड़ा है उसी सीढ़ी पर, तो उस आदमी का वेट कितना है, 900। उस आदमी का वेट जो है वो कितना है, तो कहेंगे 902 न्यूटन का एक आदमी है, और ये इस आदमी का क्या है, वेट, जो बी पर खड़ा है। बोला है हमसे, हमने अपने से नहीं लिखा है, 902 न्यूटन के एक आदमी को फिसलने से रोकने के लिए
फर्श के तल ए पर एक बल F लगाया जाता है। जब ये आदमी यहाँ खड़ा हो रहा है ना तो सीढ़ी इधर भाग रही है, फ्रिक्शन के अलावा फिर भाग रही है, तो उसको रोकने के लिए हमें एक फोर्स जो है यहाँ पे एक फोर्स F लगाना पड़ा इस डायरेक्शन में यहाँ पर ए पर, और मान लेते हैं कि वो बल F है। इसी की वैल्यू हमको बतानी, इसी की वैल्यू बतानी, हमको सब कुछ पता। सीढ़ी का खुद का लंबाई कितना है वो तक हमको पता है। सीढ़ी की जो लंबाई है ना यहाँ से यहाँ तक, अगर हम लोग सीढ़ी की लंबाई लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, तो कहेंगे वो है 3 मीटर। वो सीढ़ी की लंबाई जो है वो कितनी है, वो 3 मीटर। बात समझ आई, 3 मीटर सीढ़ी की लंबाई है, वो R1 R2, ये स्थिति बन गई है डायग्राम। अब इसको लेके करना क्या है, आप जानते हैं इक्विलिब्रियम में सीढ़ी रुकी हुई है, भाई नहीं रुक रही थी लेकिन एक बल लगाना पड़ गया। बोला है कि सीढ़ी को फिसलने से रोकने के लिए एक बल F, इस दशा में न्यूनतम आवश्यक बल यानी F कम से कम कितना लगाएं कि सीढ़ी रुक जाए। अभी कोई सीढ़ी छत पे चढ़ता है तो जब वो फिसलेगा तो आपसे कहता है नीचे सीढ़ी पकड़े रहो, तो जब सीढ़ी पकड़े रहो तो कितने बल से पकड़े रहो, छोटा बच्चा थोड़ी संभाल पाएगा, एक अच्छा खासा मजबूत बल चाहिए। तो कम से कम कितना बल चाहिए जिससे ये सीढ़ी रुक जाए। देखो कहानी सारी वही है, बस हमें यहाँ पे निकालना है इस F का वैल्यू, और तुम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम लगाओगे तो F अपने आप आएगा। एक ही अननोन F है, एक R2 है एक R1 है, मतलब दो और हैं R2 R1, क्योंकि सारे बल नहीं पता है। देखा जाए तो ये भी R2 के फॉर्म में है, वो भी R1 के फॉर्म में है, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन हमको मेनली लगाना पड़ेगा इसमें और हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हम इस पूरे काम को थोड़ा सा सोच रहा हूं कि मैं यहाँ पे करूं इस जगह पे, तो मैं सोल्यूशन की बात कर, पहले मैं सोल्यूशन यहीं पर हल्का कर पाऊँ। सोल्यूशन में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, सारे बलों का सबसे पहले लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में भाई सीढ़ी रुक गई है। देखो रुक गई है तो बात वही है कि समेशन ऑफ Fy सबसे पहले क्या होगा, 0, और समेशन ऑफ Fy 0 होने का अर्थ क्या हुआ, सभी ऊर्ध्वाधर बलों का जो योग होगा वो 0। और ऊर्ध्वाधर बल कौन कौन से हैं, तो यदि हम लोग बात करें तो ऊर्ध्वाधर में कौन कौन सा बल लग रहा है, तो आप तुम कहोगे कि सर एक बार R2 लग रहा है, एक इधर से ये लग रहा है, और उधर से 902 लग रहा है, इतना ही लग रहा है ना, और 180 भी नीचे लग रहा है। यानी हम कहेंगे कि सर R2 लगा सर ऊपर तो प्लस लेनी है हम, 180 लगा सर नीचे, फिर सर उधर लगा वो F1 जो है वो प्लस में है क्योंकि R2 ऊपर है तो F1 भी ऊपर है तो दोनों प्लस में, और सर एक उधर से लगा 902। आइए सब मिलके सर 0 होंगे क्योंकि ये समेशन ऑफ Fy है। मैं यहाँ से अगर निकालूंगा तो निकालूंगा कि R2 प्लस F1 मिला करके 902 उधर जाएगा प्लस में 180, 902 और 180 मिलके कितने हो जाएंगे, तो 902 में 200 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 900 और 200 1100, 1100 में से 20 कम करो 1082, 1082 क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि ये भी न्यूटन में 180 और वो जो नीचे बल लग रहा था वो भी 902 न्यूटन है। तो एक इक्वेशन हमको मिला कि भाई यहाँ पे है, यानी इसी 1082 का है। और एक चीज और जान लीजिए, R2 है, R2 भाई ये R2 है, ये F1, R2 मतलब ऊपर से लगने वाला बल है, यही चीज ना, और R2 का बराबर R2 से कुछ और हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए अभी इसको हम एक इक्वेशन मान करके यहीं पर रोक देते हैं। अभी हम लोग खाली समेशन ऑफ Fy लेंगे, समेशन ऑफ Fx जरा ले लेते हैं। Fx मतलब x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में हम ले चुके हैं, x डायरेक्शन में भी कोई कहीं नहीं जा रहा है। x डायरेक्शन में कौन है, सबसे पहले तो यही बाहर जो हमको f निकालना है वही, चलो उसको हमने f मान लिया, उधर वाले सबको प्लस मानो, तो प्लस भाई F2 जो है, F2 ये भी कितना है आपका F2, वो भी प्लस में आएगा। और कोई इधर लगा है बल, नहीं, उधर से R1 लगा है, उधर से लगा है R1, और कोई लगा है, देखो ये दोनों इधर से लगे हैं, R1 उधर से लगा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखते हैं हम लोग इसको, यदि हम लोग सही करके लिखें तो क्या आ जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख देंगे R1 जो उधर से लग रहा था वो बराबर हो गया F तो हमने माना है, और F2 क्या है प्लस में, F2 बराबर है सर 0.35 और क्या है R2, ये चीज का ध्यान रखिएगा। R1 बराबर है F प्लस 0.35 R2, और 0.35 वही घर्षण का वैल्यू है जो हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन।
अब आगे से कहानी क्या हो जाएगी, ये सब पता चल चुका। अब समेशन एफ वाई एफ एक्स हुआ है, हमको निकालना क्या है, यही एफ निकालना है, यही एफ। एफ कैसे निकल सकता है, या तो हमको R2 पता चल जाए, R1 R2 यदि पता चल जाए तो एफ नहीं पता चल जाएगा, बस इतना बता दीजिए। एफ आसान है, बस हमको R1 R2 पता करना है। हमें एक चीज और, यहाँ से भी इक्वेशन में हम लोग चाहे तो रख सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो F1 का वैल्यू भी रखेंगे। F1 कितना है हम लोग का, वो म्यू इंटू 0.25 इंटू आर है। और यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर ये कौन सा आर है, R1 है, मतलब इधर वाला फोर्स है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि R2 बराबर, यहाँ इसी इक्वेशन को थोड़ा और सही कर लेंगे, इसी वाले को, ऊपर वाले को, तो ये आएगा R2 प्लस 0.25 और वहां से क्या है R1 बराबर है 1082। ये इक्वेशन नंबर 1 ही है, कुछ नया नहीं है, बस उसी का रूप बदला है। तो R2 R1 से जुड़े हुए दो इक्वेशन हमको मिल चुके हैं, लेकिन उसमें F, दो इक्वेशन है, एक अननोन है, तीन अननोन है। R1 भी नहीं मालूम है, R2 भी नहीं मालूम है, F भी नहीं मालूम है। तो दो ही इक्वेशन से तीन अननोन नहीं निकाले जा सकते। अननोन का मतलब जितनी चीजें ना मालूम है हमारे पास, उतने इक्वेशन कम से कम होने चाहिए। अब यहां से हम लोग करेंगे क्या, तीसरा हम लोग बनाएंगे समेशन ऑफ m बराबर 0, यानी सभी बलों के आघूर्णों का। पॉइंट ए पर ले लीजिए, यहाँ पर पॉइंट ए बना लीजिए भाई। हम सबको यहाँ पर मान रहे हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ए है, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। माने तो है यार, ए यहाँ लिखा है, ध्यान से देखो, ए है, बी है, इस पॉइंट को हमने मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया सी, और यहाँ पर मान लिया डी। ठीक है ना, क्योंकि मोमेंट लेना है यहीं पे तो हमको जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे समेशन ऑफ m बराबर 0 यदि हम लोग किए हैं, तो ए पर सबका मोमेंट ले रहे हैं, टेकिंग मोमेंट एट ए, सभी बलों का ए पर गुण लेने पर, सभी बलों का ए पर गुण लेने पर कैसे होगा। तो सभी बलों का लेते हैं, तो F का 0, F2 का 0, R2 का 0, यानी F इंटू 0 प्लस ये स्मॉल F2 इंटू 0 प्लस ये R2 जो लगा है इंटू वो भी 0। अब हम लोग आगे बात करते हैं, प्लस एक किसी को ले लेते हैं, इसके अबाउट, इस बिंदु पर कितने फोर्स लगे मोमेंट नहीं दे पाएंगे। पहला हमको फोर्स मिला 180, 180 कितनी दूरी पर है, एक चीज का ध्यान रहे, ये 90 है ना, ये 90 है, ध्यान रहे जरा एक चीज का, ये 90 है और ये 60 है। देखो ये 90 ये 60, तो ये कितना बचा, 30 बचा कि नहीं बचा, ये बता दो। 30 बचा ना, वही एंगल, ये 30, ध्यान रहे ये 30 है। तो मैं यहाँ पर साफ सुथरे शब्दों में बात करूं कि ये 30 है, सीढ़ी 3 मीटर की है, तुम नहीं बता पाओगे कि ये कितना होगा, क्योंकि ये तुमको पता है 3 मीटर की सीढ़ी का आधा होगा 1.5 मीटर, और ये एंगल 30 है, तो तुम ये बता लोगे कितना होगा, थोड़ी देर में भी पता चल जाएगा सब। यहाँ से यदि हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं एडी बराबर क्या होगा। देखो यहीं कहीं लिख रहा हूँ, चलो यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ से एडी का वैल्यू, मैं यहाँ कुछ ब्रैकेट में चीजें लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ। चलो यहाँ पर हमने लिख दिया कि एडी बराबर क्या होगा, ये एडी, एडी कितना होगा, तो कहोगे सर ये है, मान लो इस पॉइंट को तुमने मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया ई, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से एडी बराबर क्या होगा, तो कहोगे एई, एई, एई और साइन 30 डिग्री, 60 से भी निकल जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, तुम्हारी मर्जी। इससे लोगे और इससे निकालना पड़ेगा तो कॉस लेना पड़ेगा, और इससे लोगे तो साइन लेना पड़ेगा, साइन 30 लोगे तो ये लंब का काम करेगा, साइन 30 डिग्री लंब बटा कर्ण, कर्ण मालूम है ए, भाई साइन 30 यहाँ पर लिखते हो तुम, तो भाई एडी लंब बटा कर्ण, ए नीचे होता लेकिन ए ऊपर चला गया, तो असल में एडी का वैल्यू जो होगा ए साइन 30 होगा। और तुम समझ गए कि एडी बराबर ए खुद कितना है, ए बी का आधा, यानी 1.5 मीटर, अगुणा साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी आ गया ये 0.75, ये 0.75 वैल्यू आ गया। हमको एडी क्यों मैंने निकाला, क्योंकि मैं जानता हूं एक बल लगा है और ये मोमेंट देगा, तय है, इसी बिंदु के बहुत मोमेंट देगा, तो निकाल के हम रख लें यहाँ पर एडी की वैल्यू। क्योंकि देखो अगला हम क्या लिखने वाले थे, ये मोमेंट लिखे थे F इंटू 0, ये R2 इंटू 0, अब अगला हम तुरंत लिखेंगे W, W जो इस सीढ़ी का वेट है 180, तो हम लोग लिखेंगे कि 180 वाला जो लगा है वो कितनी दूरी पर लगा है इससे, ए से, तो कहेंगे एडी, तो मैं अभी एडी लिख रहा हूँ, बाद में वही वैल्यू उठा के यहाँ छापूंगा मैं, एडी। फिर कहेंगे सर ये तो कैसा मोमेंट है, क्लॉकवाइज, और कोई फोर्स सर लग रहा है इसके पॉइंट क्लॉकवाइज,
कहेंगे हाँ ये व्यक्ति जो खड़ा था इस पर, एक आदमी नहीं होशियार चंद यहाँ खड़ा था 900 न्यूटन का, वो 902 यानी वो भी कैसा मोमेंट क्रिएट करेगा ये, यानी ये 902 का जो व्यक्ति है वो कितनी दूरी पर है यहाँ से, तो कहेंगे सर ए से सी की दूरी पर है, यानी सर ये होगा ए सी। कहेंगे सर यही सब बल मोमेंट, मैं कहूंगा देखो ये तीनों बल हो गए, एक यहाँ पर 180 वाला बल हो गया, एक 902, अभी R1 बचा है और वो F1 बचा है, और दोनों की दिशा देखो ये सब इधर घुमा रहे थे क्लॉकवाइज, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, यानी निगेटिव लेंगे किसको हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव, इतना तो लिए इतना सारा ये तो खत्म ही हो जाना है तीनों, इसको लिए पॉजिटिव, इसको लिए पॉजिटिव, यानी ये W और वो दोनों मिलकर घुमाएंगे, यानी निगेटिव लेंगे तो हम लिखेंगे R1 इंटू दूरी कितनी है इस बल से, R1 की दूरी देखो ऐसे आता ना, इससे यही दूरी BC के बराबर होगी, R1 इंटू होगा BC, और जो F लग रहा है, जो F कहेंगे सर R1 की क्रिया रेखा ये है, उससे दूरी लिए BC, लेकिन सर ये जो इधर से F1 लग रहा है उसकी क्रिया रेखा तो ये है, इस पर काम कर रहा है, तो यहां से दूरी ये वाली हो जाएगी, फिर इसकी दूरी हो जाएगी AC, यानी माइनस में होगा F1 इंटू क्या हो जाएगा AC। समझ गए कि नहीं बात में पूरी। अब इन्हीं सब की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, कैसे पुट करेंगे, पहले तो इन तीनों को हटा के जीरो करना है हमको तुरंत, ये तीनों 0 0 0 बचा 180 इंटू एडी का वैल्यू हम वहां पे रख रहे हैं इक्वेशन से, 180 गुणा हमने रख दिया 0.75, क्या हम इसका वैल्यू 900 AC का भी वैल्यू रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे, प्लस में हमने लिखा 902 गुणा AC का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, AC का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा जरा सा वहां पे देख लेना, इसलिए मैं सबको एक साथ निकालना चाहता था। चलो AC का वैल्यू यहां से यहां तक का साइन 30 डिग्री ले लीजिए या कॉस 60 डिग्री ले लीजिए, बात एक ही, हमको चाहिए क्या A से C, हमको ये 3 मीटर पता है ये चाहिए, तो कॉस यदि हम लोग ले लें तो भाई AC क्या होगा, अरे ये पता हो तो ये आ जाएगा, इसका और इसमें एक रिलेशन है कॉस 60 का, तो यहाँ पर ले लोगे ना कि AC कितना होगा, यहाँ पे एक चीज निकला, अब इसी तरह से AC बराबर AC अगर इस एंगल से लोगे तो आएगा AB, हाँ AB क्या आएगा cos 60, AB का वैल्यू है 3 और cos 60 होता है √3/2, यानी √3/2, ये किसका वैल्यू है AC का, क्या केवल AC की ही जरूरत पड़ी है, नहीं सर BC का भी जरूरत पड़ा है, AC तो सर यहाँ है दोबारा तो यूज कर लेंगे, BC सर BC क्या है, B से C की दूरी है, अब इसका यदि तुम यहाँ पर लेते हो तो cos 60 ले लोगे तो cos नहीं साइन लेना पड़ेगा, यहाँ पे साइन 60 लोगे तो दिस, यानी यहाँ से फिर इसकी वैल्यू जब निकालनी पड़ेगी तुमको, तो तुम अगला वैल्यू BC है और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे दिस, यानी सर BC सीधे लेंगे तो दिस इंटू साइन 60, यानी फिर वही 3 साइन 60, यानी BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और √3/2, यहाँ पर देख लो cos 60, सॉरी एक चीज यहाँ पर एक चीज गलत हुआ है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, सॉरी cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है, sin 60 का √3/2 होता है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू रखने पर 3/2 यानी 1.5 हो जाएगी, ठीक है ना, सारी वैल्यूज हमको पता चल चुकी हैं, सारी वैल्यूज पता चल चुकी है, मैं छाप के रखूंगा सबको लाइन से, यानी यहाँ पर मैंने रखा क्या क्या देख लो, यहाँ पे हमने ये दोनों वैल्यू इसको रख लिया है यहाँ पे एडी का वैल्यू, अब 902, अच्छा ये प्लस है, एक चीज हो गई प्लस 902 गुणा AC का वैल्यू कितना रखे हैं, AC का वैल्यू ये वाला वो 1.5 मीटर मैंने रख दिया 1.5, ये भी कंप्लीट, और माइनस में हमने रखा यहाँ पे R1 कितना है सर, R1 का वैल्यू नहीं पता है, यहाँ से सर R1 का वैल्यू यहाँ BC रख देते हैं, तो BC बराबर सर आया 3√3/2, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं 3√3/2 का, हमने सबसे पहले √3 इंटू 3 किया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, वैल्यू आई 2.598 या 2.6 के नियर अबाउट मान लो, 2.6 के हल्का फुल्का अंतर आ जाएगा, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, R1 इंटू BC का वैल्यू हो गया माइनस में, आइए सब बराबर जीरो है, ध्यान रहे मोमेंट सबका लेंगे तो बराबर जीरो करना पड़ेगा, तभी ना ये समेशन ऑफ m जीरो है, ये R1 हुआ, सर F का वैल्यू सर F का वैल्यू सबको थोड़ा सा इधर खिसका लें हम यहाँ पे,
सर एफ का एफ इंटू ए सी है सर। एफ का वैल्यू सर हम लोग जानते हैं, ये कौन सा वाला एफ था, याद करिएगा जरा, एफ इंटू ए सी। ये एफ जो ना ऊपर लगा था ए सी दूरी पे, असल में F1 है, वो 0.25 R1 है। यानी F1 जो है वो F1 है, यहाँ पे ये F1 है, और इसकी वैल्यू जो है वो 0.25 R1 है। और AC का वैल्यू तो अभी अभी निकाले हैं 1.5 और बराबर 0, यही ना। अब यहाँ से देखो सबकी वैल्यू रखते हैं हम, सबकी वैल्यू देख रहा हो, केवल R1 है पूरी इक्वेशन, अभी R1 आ जाएगा, जैसे R1 आया R2 भी आ जाएगा और F भी आ जाएगा। यहाँ से R1 की वैल्यू सबसे पहले निकलेगी, तो R1 में क्या हुआ, ये 2.6 R1 हो जाएगा, और यहाँ R1 0.25 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 0.25 यानी वैल्यू हुआ 0.375 प्लस में आ गया 2.6, तो वैल्यू आई यहाँ पे 2.975 R1। ये सब माइनस में, अरे यार R1 को कॉमन करो, इन दोनों को करके जोड़ोगे 2.975 R1 आएगा, और बराबर, चलो इसको हम लोग करते क्या है कि R1 उधर भेज देते हैं माइनस में, तो ये R1 ये पूरा हिस्सा उधर जाके दोनों ये भी और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस दोनों बराबर के उधर जा चुके हैं। इसको सॉल्व कर लो इधर से, तो इसको आ रहा है 902 गुणा हमने किया 1.5 और प्लस में हमने कर दिया 180 गुणा 0.75, वैल्यू कितनी आ गई 1488। यानी यहां से R1 की वैल्यू जो आई 1480 डिवाइडेड बाई 2.975, वैल्यू आई 500.16, 500.168 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आई, एक रिएक्शन R1 की आई, एक रिएक्शन जो यहां से R1 लग रहा था उसकी वैल्यू आ चुकी है। क्या R1 से कुछ पता चल सकता है, सर R1 का वैल्यू यदि इस इक्वेशन में रख देंगे तो R2 पता चल जाएगा, क्योंकि R2 प्लस 0.25 R1 1082 है। तो मैं कहूंगा कि इक्वेशन नंबर इक्वेशन एक से R2 प्लस 0.25 R1 बराबर सर 1082 है। नहीं है सर, अभी हमने इक्वेशन बनाया था, दिखा देते हैं। R2 प्लस 0.25 R1 बराबर 1082, यानी यहां से वैल्यू हमको पता चली, तो R2 अब R2 का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, तो सर 1082 माइनस 0.25 और R1 का वैल्यू सर निकल चुका है, कितना है 500.168, यानी यहां से R2 की वैल्यू आ गई 1000। इसमें पहले करें गुणा हम लोग इससे, सर ये आ गया 956.95, ये सर आ गया न्यूटन में इसका R2 का वैल्यू। R1 और R2 आ चुका है, R1 और R2 आ चुका है। सर क्या F पता चल सकता है, हाँ बिल्कुल, अगर R1 पता हो R2 पता हो तो F पता चल जाएगा, क्योंकि R1 बराबर F प्लस 0.35 R2। ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, इक्वेशन नंबर कौन सा है, इसको इक्वेशन नंबर, जैसे आप यहाँ बना रहे थे ना इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 से R1 प्लस F, R1 प्लस F बराबर 0.35 R2, ये इक्वेशन 2 है। क्या यही था, R1 प्लस F बराबर 0.35 R2, R1 सॉरी R1 बराबर F प्लस 0.35 R2, R1 बराबर F प्लस 0.35 R1 का वैल्यू सर पता है कितना, R1 का वैल्यू निकाले हैं सर 500.168 बराबर F नहीं पता है, वही F और प्लस 0.35 और R2 का वैल्यू है 956.9। अब निकला यहाँ से F, यानी सर F बराबर कितना होगा, तो F वो न्यूनतम बल था जो रोकने के लिए जरूरी था, F बराबर 500.168 माइनस क्या हो जाएगा 0.35 इंटू 956.9, सॉल्व कर दीजिए इसको, यानी 500 माइनस 500.168 माइनस करेंगे हम लोग ब्रैकेट में क्या 0.35 इंटू 956.95, वैल्यू कितनी आ गई 165.235 न्यूटन।
यह वह न्यूनतम बल होगा जिसको लगाने से सीढ़ी रुकी रहेगी। अगर बल इससे बढ़ाएंगे तो ठीक है, लेकिन बढ़ाएंगे तो फिर ऊपर जाने लगेगा, कोई मतलब नहीं है, इतने पर रोकना पड़ेगा। आंसर दशमलव के कुछ अंकों तक हल्का फुल्का चेंजिंग दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमने कई बार अंकों में पॉइंट के बाद कुछ छोड़ा है, कुछ पकड़ा है, लेकिन 165 लगभग सही आंसर आपका होगा। न्यूटन में है ना यार, इतना 0.2 न्यूटन जानते हो कितना होता है? 200 ग्राम। तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा 100-200 ग्राम के वेट से? समझ में आ रही बात ना? अब यहां से तुम समझ चुके हो पूरा, मैंने ये पूरा क्वेश्चन कराया, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ठीक है? एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था इसको नोट कर लीजिए। उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं डायग्राम साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ के बनाया हूँ। सारे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाए हैं, फिर उसके बाद मैंने ज्योमेट्रिक से ये सब निकाला है, उसके बाद सोल्यूशन किया 1 बाई 1 और सारी चीजें आ गई। एक बार वीडियो को अगर ना समझ में आए रिवाइंड करके देख लीजिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रिक्शन के दोनों ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए एक बार रिवाइंड कर लीजिए वीडियो। इसके बाद हम लोग अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए, न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।